नमस्कार, वंदे मातरम। MIPS क्लास में आपका स्वागत है। BA सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस का अपन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा ब्रिटिश संविधान चल रहा है। ब्रिटिश संविधान में पिछले जो वीडियो में पढ़ा कि लोक सभा के सदस्यों की रचना किस प्रकार है और किन किन सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है और आज की तारीख में लोक सभा का कितना महत्व रह गया है। ब्रिटिश संविधान में आप सब जानते हैं कि ब्रिटिश जो संविधान है या ब्रिटिश संविधान की जो संसदीय प्रणाली है वो भारत में पूरी प्रणाली अपनाई गई है। तो आपको ब्रिटिश संविधान को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि BA में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश कि भारतीय संविधान आप पढ़ा है तो आपने पढ़ा कि संसद का रूप पढ़ रहे हैं। संसद का रूप मैंने कल बताया था आपको कि संसद जो है 3 पार्ट आपको बताए थे, सम्राट और लोक सदन, जिसका महत्व आजकल चलता है, और अगला जो पार्ट था वो था लोक सभा। कि आज की परिस्थिति में लोक सभा का क्या महत्व रह गया है और लोक सभा के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है और उसकी संरचना आपने पढ़ी थी कि राजकुमार, आजीवन जो इस सदस्य हैं, और विशेष अधिकार और आध्यात्मिक लोड है, इन सभी को मिलाकर लोक सभा के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। आज हम बात करेंगे लोक सभा के जो सदस्य हैं उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, यानी लोक सभा के सदस्यों का विशेषाधिकार क्या है। इस पे अगर बात करें तो 18वीं सदी से पहले, यानी अभी जो पहले जो अधिकार थे, परंपरागत जो अधिकार थे, वो अब परंपरागत जो अधिकार है वो समाप्त हो गए हैं, लेकिन कुछ जो अधिकार हैं अभी भी प्राप्त हैं। लगभग परंपरागत जो अधिकार थे, जो वो शक्तियां थी, वो आज की तारीख में उनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन उस विशेष अधिकारों में कुछ ऐसे अधिकार है जो उनको प्राप्त है, जैसे भाषण देने की आजादी या स्वतंत्रता। ऐसा जो अधिकार, यानी लोक सभा में अपने उनके सदस्य जो हैं वो भाषण दे सकते हैं, उनको यह अधिकार है कि वो इस तरह से कुछ विशेष प्राप्त हैं, और किसी भी विषय पे जो लोक सभा की सम्मिलित हो तो उसको अभिव्यक्ति की, यानी कहने का मतलब आज की तारीख में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन भी हो रहे हैं कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति को दबाया जा रहा है, चाहे वो गलत भी बोले, तो कहने का मतलब ये है जो पहले परंपरागत अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए हैं और अब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उन्हें प्राप्त हैं। और दूसरा अगर बात करें
कि लोकसभा के सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई या मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें संसद में बैठे हुए या सदन में बैठे लोकसभा में तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसमें कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये कहने का मतलब ये कुछ विशेष अधिकार उनके पास है कि उनको बोलने का अधिकार यानी भाषण देने का अधिकार है, और किसी भी सदस्य पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये उनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा अधिकार ये है कि जो लोक सदन के मतलब लोक सदन के सदस्यों से अलग उनको क्या अधिकार प्राप्त है। लोक सदन के सदस्य सम्राट से केवल स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से मिल सकते हैं। मिल सकते हैं, लेकिन जो लोकसभा के सदस्य हैं, ये आप इतना लिख लो, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ लोगे। कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसको केवल एक बार पढ़ लो, फिर दूसरी बार पढ़ो और तीसरी बार उसको मन में याद करिए। अगर इस प्रकार आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम तक हमेशा उसको याद रखेंगे, कहानी के रूप में उसको रहेंगे। रटा पद्धति अगर अपन अपनाने की कोशिश करेंगे या आप पासबुक की भाषा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये जो शब्द हैं आपको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी वाक्य और या विचारधारा को याद करने के लिए मन को अंतःकरण तक पहुंचाओ तो आपको हमेशा याद रहेंगे। तो बात कर रहे हैं लोकसभा के सदस्य के विशेष अधिकार क्या है और क्या समाप्त करने के दिए गए हैं, कितने अधिकार उनको प्राप्त हैं। तो अपन बात कर रहे हैं लोकसभा के जो सदस्य या पीएम तो है, सदस्य सम्राट से व्यक्तिगत मिल सकते हैं, यानी सदन से संबंधित कोई चर्चा करनी हो तो लोकसभा के सदस्य हैं, अगर उन सम्राट से मिलना है तो उनको स्पीकर जो है सदन का, उसके माध्यम से वो उस प्रकार बात करता है कि उनके जो समय निर्धारित होता है। और अगर मिलना है तो सामूहिक रूप से, भाई कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग, वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक रूप से लोग जाते हैं और सामूहिक रूप से आप दिख रहा होगा स्पीकर के माध्यम से वो जाके उनसे मिलते हैं ताकि जो बात है सदन के संबंधित जो बात है वो पूर्ण कर सकते हैं। और लेकिन जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अगर सम्राट को कभी भी मिलना होता है तो व्यक्तिगत जाके मिल सकते हैं, सभी को साथ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये उनको प्राप्त है। दूसरा अगर बात करते हैं कि लोकसभा के वेतन भत्तों के बारे में कि उनको कितना मिलता है, कैसे मिलता है और किस प्रकार से उनको अधिकार है, लोक सदन से कितना अलग है लोकसभा के सदस्यों के लिए। तो कई बार जो है
थोड़ा सा उसमें सुधार भी करते हैं, कई बार उनको कम मिलता है, कई बार ज्यादा मिलता है। तो ये एक नियम है, उसके आधार पर वो चलते हैं। लोक सदन से अलग कहने का मतलब ये जो था, इससे दूसरा अगर पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं कि लोकसभा के सदस्यों के दैनिक भत्ते, दैनिक भत्तों पर अगर बात करें तो 1956 तक लोकसभा के सदस्यों को किसी प्रकार का कोई भत्ता नहीं मिलता था। यानी इससे पहले दैनिक भत्ते तक 1956 तक लोकसभा के सदस्यों को कोई भत्ता नहीं मिलता था, और 1957 के बाद ही भत्ते जो है 1957 के बाद लोकसभा के सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों के लिए दैनिक भत्तों की व्यवस्था, कुछ लिखावट अगर समझ नहीं आ रही आप समझ लेना। 1900, जैसे मैंने गलत किया, क्या बोलते हैं आप जब, तो कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। चलिए आप बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों के दैनिक भत्ते के बारे में। और दैनिक भत्तों पर बात करें 1956 तक तो कुछ नहीं था, और 1957 में दैनिक भत्तों की व्यवस्था की गई। यानी अब लोकसभा के सदस्यों को भी दैनिक भत्ते मिलेंगे, इससे पहले एक नहीं था। अब अपन बात करते हैं, आपने लिख लिया होगा, आप पॉइंट टू पॉइंट समझिए और पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, इससे ज्यादा लिखने की बुक्स आपके पास होगी, उसको आप जरूर पढ़िए। बुक्स जो है पोखराज जैन की जो चलती है सेकेंड ईयर में, तुलनात्मक शासन और राजनीति, और सेकंड जो पेपर है दैनिक जो पाश्चात्य थिंकर है, दार्शनिक है, प्रतिनिधि वो है, वो भी या तो पढ़िया की पढ़िए, और जैन में जो चलती है पोखराज जैन की किताब चलती है। तो ये ब्रिटिश संविधान पूरा करने के बाद अपन सेकंड पेपर भी लेंगे, और थिंकर जब पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। थिंकर जब पढ़ते हैं तो उसको बहुत गहराई से समझना पड़ता है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। और लोकसभा का अपना, अच्छा इसको बता वापिस लिखते हैं। यानी एक बिंदु आपने पढ़ा लोकसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार, और दूसरा अपना भी क्या पढ़ा, दैनिक भत्ते। दैनिक भत्ते किसके, लोकसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है, सदस्यों के लिए। तो अपने ये बात कर रहे थे। अब अगला जो अपन बिंदु पढ़ेंगे
वो क्या होगा कि लोकसभा का अध्यक्ष चांसलर जिसे बोलते हैं चांसलर। लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में बात करें, इसमें थोड़ा सा इस अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा अलग है, बाकी तो वही है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, इसमें सबसे पहले ये देखना है लोकसभा के अध्यक्ष और साथ में आपका टॉपिक होगा अधिकारी। दूसरे जो अधिकारी होते हैं और कार्यपालिका सदस्य। कार्यपालिका। अब सबसे पहले जो बात आती है कि लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के इसके अंदर हम लिखेंगे लोकसभा के सभी अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा? सम्राट के द्वारा। कार्यपालिक जो भी सदस्य या अधिकारी या सदस्य, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? सम्राट के द्वारा। अब बात करते हैं चांसलर। चांसलर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। चांसलर की जो नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। और एक तो विशेष अधिकार में अपने ये भी है कि लोकसभा के जो सदस्य अगर लोकसभा सदस्य बैठ सकते हैं, लेकिन वहां उनको भाषण देने का या मत देने का अधिकार नहीं, वो अपने बात रह गई। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। अब लोकसभा का जो स्पीकर है या वहां का अध्यक्ष है, वो क्या करता है कि पूरे जो सभा के सदस्य हैं, लोक सदन के सदस्य हैं, तो लोक सदन के सदस्यों को नियंत्रित करता है। उनको अधिकार है तो उसको नियंत्रण कर सकता है। लेकिन लोकसभा जो चांसलर जो है, ये सदस्यों को नियंत्रण में नहीं रख सकता। ठीक है, नहीं रख सकता। तो ये नियंत्रण, इसको नियंत्रण नहीं कर सकता, सीधा लिख लीजिए, सदस्यों को नियंत्रण नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है ना, या नहीं रख सकता, उनको नियंत्रण नहीं कर सकता और उनको अधिक नियंत्रण करने का अधिकार नहीं है। जो आप शब्द लिखे हैं वो सही है। हर भाषा को आप अपने तरीके से पेश कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ वही निकलना चाहिए। तो कहने का मतलब चांसलर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने सदस्यों को नियुक्त करता है। अगर उनको नियंत्रित करना है तो उनको अधिकार नहीं है। व्यवहारिक तौर पर अगर हम बात करते हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वो नियंत्रित नहीं कर सकता। तो ये जो है लोकसभा के सदस्यों के पास नहीं है। दूसरा क्या बात है, जो लोकसभा के
सदस्य हैं। अध्यक्ष को किस नाम से पुकारते हैं? माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। उसको अध्यक्ष संबोधित नहीं करते, सीधा ही बोलते माय लॉर्ड। कहने मतलब लोग वहां के अगर भाषण देते हैं सदस्य हैं तो वो चांसलर को संबोधित करके अपना बात नहीं रखते हैं, लेकिन सीधा ही बोलते हैं कि माय लॉर्ड, और आगे जो उनको विचार रखना है वो रख सकते हैं। तो अब अपन बात किया कि उनको किस प्रकार के जो विशेष अधिकार हैं, और लोकसभा का चांसलर के पास क्या अधिकार है? सदस्यों को नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, अध्यक्ष को, लेकिन लोकसभा के चांसलर की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी सभा के सदस्यों को नियंत्रण में रख सके। और लोकसभा के सदस्य बात में विचार रखते वक्त या भाषण देते वक्त लोकसभा के चांसलर को संबोधित करके बात नहीं करते हैं, वो क्या बोलते हैं? माय लॉर्ड। अब बात करते हैं अपन कि 1911 के संसदीय एक्ट के बारे में। उन्नीस सौ 11 के अगला जो अपने टॉपिक बात करते हैं, यानी 1911 के संसदीय एक्ट अधिनियम संसदीय अधिनियम के पूर्व लॉर्ड सभा की स्थिति या राजनीति में क्या स्थिति है? ठीक है, लोकसभा की राजनीति में कहने बता सकते अधिनियम के पूर्व लोकसभा की राजनीति में क्या स्थिति थी है, किस प्रकार उनको अधिकार थे, और उसकी बात की। तो कहने का मतलब है इसमें कि लोकसभा के 18वीं सदी की अगर बात करते हैं, सदी में लोकसभा, लोक सदन और लोकसभा, इनके जो अधिकार थे वो समान थे, और इनका दोनों सदनों का जो पारंपरिक जो संबंध था वो मैत्रीपूर्ण संबंध था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदली। 1832 सुधार अधिनियम, इसके बाद दोनों के संबंध में धीरे धीरे पारिक संबंधों में खटास आ गई और दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। इसमें सुधार किसमें किया गया? लोक सदन की शक्तियों को बढ़ा दिया। जब इसकी शक्तियों का सुधार हो गया, जब भी आप दोनों काम साथ में करते हैं और एक को शक्ति या एक को आप अपने तुलनात्मक तरीके से पेश करते हैं, एक को ज्यादा और एक को कम, तो कहीं न कहीं उनके जो संबंध है वो महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं और
दूसरा, अगर फिर दोनों में धीरे धीरे आपसी मतभेद होना शुरू हो गया और जब भी वित्त विधेयक या कोई विधेयक पारित होता था तो वो उसमें अस्वीकृत कर लेते, लेकिन अगर विधेयक लोकसभा का जाता और 1 महीने में स्वीकृति नहीं देते हैं तो सदन के सदस्य उसको पारित कर लेते हैं। ये स्थिति धीरे धीरे पनपने लगी और आपस की जो मतभेद है वो बढ़ने लग गया है। तो यानी 1911 के पहले की स्थिति है इस प्रकार की थी और 1905 में जब उदार दल सत्तारूढ़ हुआ तब इसमें धीरे धीरे लोकसभा के सदस्यों में मतभेद आरंभ हो गया। संसदीय जो अधिनियम पूर्व में स्थिति रही, अब इसके बाद और धीरे धीरे इसकी स्थिति परिवर्तन होने लगी। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि 1950 का अधिनियम में किस प्रकार इसकी स्थिति रही और संसदीय एक्ट सुधार आया में, तो ये अपन बात करेंगे। और आपको बता दें कि महेश कॉलेज की जो ऑनलाइन क्लासें हैं आप लोग पढ़ रहे हैं और नया सत्र आरंभ हो चुका है, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं महामारी के कारण और इस कारण से सभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, लेकिन एडमिशन भी आरंभ हो चुके हैं और इस परिस्थिति को लेते हुए उस एडमिशन में भी कई सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं प्रोत्साहित छात्रवृत्ति के रूप में, और बालिकाओं के लिए भी काफ़ी इसको देखते हुए छूट की रखी गई है। तो आपके जो मित्रगण हैं और आसपास जो अभी बीए किया है, 12th किया, बीए या बीएससी और बीए और पीसीए ये क्लास है, और आईटीआई के बच्चे भी अगर मित्र भाई हैं तो आईटीआई बहुत सस्ती हो रही है। इलेक्ट्रीशियन इतना, अगर बच्चा इलेक्ट्रिकल करता लेता है तो अपना जीविका आसानी से चला सकता है। तो ये आप जरूर करिए, आपका कॉलेज है महेश शिक्षण संस्थान में सदैव आपका स्वागत है। आप पढ़िए, ऑनलाइन को जो समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज करिए कि सर ये आपने जो पढ़ाया ये सही है नहीं है या मेरे को समझ नहीं आया, जैसा भी है आपका जो विचार माननीय है और हम जो बता रहे हैं वही सर्वसर्वा नहीं है, क्योंकि आप भी बुद्धिजीवी हैं और हर चीज़ को समझते हैं। हम भी समझते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही हो, या कोशिश करते हैं अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता या किसी प्रकार से हम उसको प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो आपका जो है विचार सम्मानीय है और सदैव आप रखिए। और महेश शिक्षण संस्थान में अपने मित्रों को एडमिशन दिलाइए और इसके साथ वंदे मातरम, जय हिंद।